हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अंकुर शर्मा। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके स्कूल में होने वाले यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट के लिए एक रिवीजन का वीडियो। तो फिजिक्स में आज हम लोग करने वाले भाई क्लास 9th के लिए मोशन चैप्टर का रिवीजन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और यूनिट टेस्ट में आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई एमसीक्यूज़ की, कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ एग्जाम में आते हैं, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को देख लेना चाहिए एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो फटाफट करते हैं भाई। एमसीक्यू तो आसान होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे जैसे ही पूछा भाई डिस्टेंस की एसआई यूनिट, तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, लेंथ की जब बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि सीजीएस यूनिट क्या है, तब बच्चों आप क्या टिक करते हैं वहां पे, सेंटीमीटर, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के पास क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के पास यहाँ पे हम क्या देखते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटीज के पास दोनों चीज होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे भाई, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका यूनिट के कितना मीटर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर हमने बोला कि भाई 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 10 मीटर उसका कौन है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन जब हम बताते हैं कि वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हुआ, टुवर्ड्स ईस्ट हुआ, टुवर्ड्स नॉर्थ हुआ, तो वो उसका डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी ये तीनों क्वांटिटीज कैसी हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों क्वांटिटीज बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर पूछा था हमसे, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देन अब हमसे पूछा है कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन। भाई यूनिफॉर्म मोशन होगा इसका आंसर। अगर आपने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर की है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है भाई कि अगर सपोज यहाँ पे 3 मीटर 0 से 1 सेकेंड में, फिर से 3 मीटर 2 सेकेंड हो गया यहाँ पे टाइम, फिर से 3 मीटर 3 सेकेंड हो गया यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इन एवरी 1 सेकेंड इंटरवल इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्पीड निकालिए, तो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। अगला सवाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज। भाई यहाँ पे आपको रेट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के चेंज को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो अगर और अच्छे से देखें तो भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा कुछ बन जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। सो दैट विल बी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का जनरल डेफिनेशन है। ठीक है। अगला सवाल, विच ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट अगर आपको करना है तो कौन सा ग्राफ यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए वीटी ग्राफ हमें यूज करना पड़ेगा। और वीटी ग्राफ में भी कैसे यूज करना रहेगा, आपको याद होना चाहिए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का क्या होता है भाई, जो स्लोप होता है, ठीक है ना, थीटा। तो यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप का मतलब हो जाएगा tan थीटा। मतलब अगर आपको थीटा की वैल्यू दी है तो tan थीटा कर लीजिए। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे आप ये राइट ट्राइंगल का यूज़ करिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो भी क्वांटिटी होगी चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पे आपके पास जो भी इंटरवल होगा यूज दैट इंटरवल। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस ट्राइंगल के नजरिए से देखें, राइट ट्राइंगल के थ्रू, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है ना, क्या हो जाएगा वो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह होगा चेंज इन वेलोसिटी और बेस में आपके पास होगा टाइम इंटरवल, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, ये वर्ड याद रखिए भाई, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सिलरेशन देगा। ठीक है ना, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, अब भाई यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पेसिफाई किया है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बच्चों वेलोसिटी नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देगा। ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हमें करना आना चाहिए कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात होती है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात होती है, जब यहाँ पे बोला है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर कई बार बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, और क्या बोला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्राफ को ऐसे बना देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पे सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है भाई, 4 मीटर यहाँ पे था, t इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे टाइम ले लूँ 4 सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे मैं बोलूँ वेलोसिटी निकालो, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 0 पे, इनिशियली कहाँ पर है, इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 4 मीटर पे, तो 0 माइनस 4 अपॉन इंटरवल कितने का है, इंटरवल 4 सेकंड का ही है ना, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये -4 अपॉन 4, तो वेलोसिटी आई माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन यही ग्राफ अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला जाए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगेन 4 मीटर का डिस्टेंस चला गया, अब यहाँ पे इसको ऐसा बना दूँ मैं अगर 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आप स्पीड निकालोगे वो 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, आई ना बात समझ, प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली चीज़ डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है भाई, गलत है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, 4 मीटर चले। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको ये भी बता देगा कि वो 4 मीटर किस डायरेक्शन में चले, जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 4 मीटर ओरिजिन की तरफ चला गया है। लेकिन इसी सिचुएशन का अगर आपको बोला जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो, तो इसी सिचुएशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टली ऐसा बनेगा कि भैया 4 मीटर चला गया। अब वो 4 मीटर किस डायरेक्शन में चला गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का काम नहीं है बताने का, ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ का है बताने का। आई बात समझ में, तो सेम सिचुएशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा और उसका स्लोप क्या बताएगा, आपको स्पीड बताएगा। यहाँ पे v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन v का मतलब यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे भी v की वैल्यू क्या आई, -1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे v का मतलब वेलोसिटी है। वेरिएबल तो सेम रहेंगे, v ही रहेगा वेरिएबल, स्पीड के लिए भी वेलोसिटी के लिए भी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग हमें निकालना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छी बात है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय, डायरेक्टली यहाँ पे आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन पहचानने के लिए बोला गया है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या है वो पता करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ऐसा यूनिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन होता है कि पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, लिख देता हूँ मैं, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाता है सपोज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते और बोल देते विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यूनिट की बात हो रही ना, ऐसा यूनिट तो नहीं बोला, तो ये तीनों ही यूनिट में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई एस आई यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सी जी एस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इन जनरल हम कभी कभी कुछ केसेस में हम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 20 मीटर्स इन 5 सेकंड व्हाट इज इट्स स्पीड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बड़ा ही आसान। आपको क्या बोला है भाई, यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लीजिए,
है ना, कितनी पोजीशन चेंज हुई है 20 मीटर, या कितना लेंथ कवर हुआ है 20 मीटर, तो 20 मीटर चला गया कितने में भाई 5 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, v इक्वल टू एक्स बाई टी। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, v इक्वल टू एक्स बाई टी स्पीड के लिए भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी के लिए भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट का आपको क्या दिया हो, आपको एक डेटा दिया हो इस तरीके से, है ना, तो पैटर्न याद रखेंगे। तो x का मतलब यहाँ पे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, बस कहीं टर्न नहीं होना चाहिए। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो भाई वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे वीटी ग्राफ का एरिया भी इंपॉर्टेंट है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ अगर आपका ऐसा बना है, ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है, टाइम एक्सिस और आपने की जो ग्राफ की जो लाइन बनी है उसके बीच का एरिया, है ना। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ का याद रखेंगे भाई, v का मतलब यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी। लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो, एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से बता दूं आपको, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो इसका जो एरिया होगा ये आपको डिस्टेंस देगा। एरिया आपको क्या देगा बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया देगा आपको स्पीड। ठीक है, चलो भाई अगली चीज़, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, आपको भाई पता होना चाहिए। इसका नाम ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसीलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट बस क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन स्पीड क्या रहेगी उसकी, स्पीड उसकी हमेशा रहेगी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से तो चल रहा है ना, लेकिन सेम वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, स्पीड के बारे में पूछा गया है, तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगला सवाल भाई, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। अब बोला है कि भाई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितना 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितना 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझको बताओ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं इसको u मान लूँ, इसको यहाँ पे v मान लूँ, तो भाई दोनों सेम है ना। तो अगर यहाँ पे v माइनस यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। आई बात समझ। तो जब v और u सेम हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम रहे, है ना, किसी इंटरवल में, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, अगला सवाल, इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, क्या बता रही है भाई, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस कवर्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी या एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी। देखो भाई यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा मोर अप्रोप्रिएट आंसर। अगर हम बोले कि एक्चुअली ये इक्वेशन क्या बता रही है, तो ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट बता रही है। यहाँ पे जो कैपिटल एस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मिलेगी, प्लस में भी मिल सकती है, जीरो भी मिल सकती है, माइनस भी मिल सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है और कहीं पे टर्न नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस कवर्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भैया इस चीज़ को ध्यान से सुनो ज़रा, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दो अलग चीज़ है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, तो जैसे ही आपने बोला कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तुरंत आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। एक्सेलरेशन आ गया ना यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर, आई बात समझ में, तो एक्सेलरेशन के लिए है। तो एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कवर्ड इन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना भाई। चलो अगला का सवाल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स एक्सेलरेशन इज। तो भैया फ्री फॉल का मतलब आपको पता होना चाहिए। फ्री फॉल का मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो भाई फ्री फॉल का दोनों मतलब होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे भी गिर सकता है, ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर उछाले हुए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक स्टूडेंट ने बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो ऊपर जाते जाते भी किसी भी मोमेंट पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो तो जी ही रहने वाला है ना, जी डाउनवर्ड्स। आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं कि जब बॉल को ड्रॉप करोगे तो ही फ्री फॉल होगा, बॉल को नीचे थ्रो करोगे वर्टिकली तो ही फ्री फॉल होगा। अगर आपने अपने हाथ से बॉल को रिलीज कर दिया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में या वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, द बॉल विल कम अंडर फ्री फॉल इमीडिएटली, क्योंकि अब उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहेगा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे अगली बात, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो आपको यहाँ पे क्या बोल दिया, यू की वैल्यू जीरो बोल दी, एंड इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपको बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए और टाइम कितना है भाई, 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले आप ये देखो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं कौन सी इक्वेशन में सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं, है ना। आपको तीनों इक्वेशंस अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, या फिर आप साइड में पहले लिखें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कौन सी इक्वेशन आपको लगाना है। ठीक है ना। तो u जीरो दिया है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, टाइम दिया है और वेलोसिटी निकालनी है। तो ये डेटा हमको भाई साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम दिया है। तो बेस्ट इक्वेशन यहाँ पे जो हो सकती है यूज़ करने के लिए, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड एज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। इस चीज़ पे ध्यान देंगे अभी और क्वेश्चंस करते करते कि हमें कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करना होता है वो मैं बताता चलूँगा आपको। चलो भाई अगला सवाल, द वीटी ग्राफ ए सी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ सभी को, है ना। तो यहाँ पे इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे भी बड़ा बना दूँ फिर से। तो ये जो वीटी ग्राफ दिया है ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बनाई गई है और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक गई है, ये स्ट्रेट लाइन गई है यहाँ पे प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है ना। कितने टाइम में गई है, ये टाइम नोट कर लो ज़रा, ये टाइम यहाँ पे आ गया आपका 4 सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप खुद देखो भाई क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बोले कि भाई आपको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है। और यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू तो दी नहीं है, आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया, तो ट्राइंगल की साइड्स निकालनी पड़ेंगी, राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये वाली जो लेंथ है वो कैसे निकाली जाए और ये वाली लेंथ कैसे निकाली जाए। आई थिंक सभी को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 10 से 20 की बात हो रही है। तो या तो फॉर्मूला लगाओ v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्टली। तो भाई v कितना हो गया, 20 हो गया, u कितना था, 10 था, कितने इंटरवल में हुआ भैया, ये सारी चीज़ें 4 सेकंड में हुई है। तो ये हो गया 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। या फिर इसको आप राइट ट्राइंगल की तरह अगर देखते तो आप क्या देख लेते भाई कि अच्छा ये जो लेंथ है 10 से 20 तक, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, और ये यहाँ से यहाँ तक की विड्थ ये कितनी हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो भी आप क्या करते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते। ठीक है। फॉर्मूले के थ्रू करेंगे कॉपी में जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, तो आप क्वेश्चन पेपर में ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप डायरेक्ट देख सकते हो बिना सॉल्व किए कि उस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, उस राइट ट्राइंगल के बेस के लेंथ कितना है। ठीक है। तो उसको आपको मेंटल कैलकुलेशन से ही हो जाएगा, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, अ कार ट्रेवल्स 3 किलोमीटर्स
of distance in 10 minutes to reach the destination. On the return journey, the car travels the same distance in 15 minutes. What is the average speed? ठीक है ना भाई, तो एवरेज यहाँ पे आप ध्यान रखें, स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि अब अगर रिटर्न जर्नी की भी हम बात करें, ऑब्जेक्ट जैसे ए से बी गया और वापस बी से ए भी आया है, दोनों काम किए उसने, ए से बी गया और वापस बी से ए भी आया, तो अगर आपको यहाँ पे बोला होता कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया है घूम फिर के, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो, है ना, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो आप यहाँ पे पहले डिस्टेंस तो देख लो भाई कितना है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस कितना बोला हुआ है, आपको डिस्टेंस बोला हुआ है कि भैया 3 किलोमीटर्स, ठीक है, तो 3 किलोमीटर्स गया, कितने टाइम में गया, तो T1 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 10 मिनट, 10 मिनट में पहुँचा, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे पलट के आ गया, वापस ए पे ही आ गया, इसको मैं ए बोल देता हूँ, है ना, ए से बी गया और यहाँ पे वापस पलट के भी आ गया, तो लेकिन जब वो बी से ए आया तब उसको रिटर्न टाइम कितना लगा है, रिटर्न टाइम उसको लगा है 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जल्दी से देख के बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर लौट के आया, तो टोटल डिस्टेंस होगी उसकी भैया 6 किलोमीटर, कितना हो गया, 6 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, तो ये हो गया आपका 25 मिनट, तो 25 मिनट उसको आने में लगा। अब यहाँ पे भाई ऑप्शंस पे आओ ज़रा, ऑप्शंस आपको किस में दिए गए, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंटू 1000 कर दो, 25 मिनट का मतलब क्या हुआ, 25 मिनट का मतलब क्या हुआ भाई, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूँगा, 25 इंटू 60, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे 60 से कितने टाइम्स चला गया, है ना, ये चला गया आपका 100 टाइम्स, तो आपके पास बचा 100 अपॉन 25 विच विल गिव यू 4 मीटर पर सेकेंड। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो स्टार्टिंग में आप डेटा में चेंज कर लो या कैलकुलेशन करते करते चेंज कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। सो द करेक्ट आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपको अब यहाँ पे भाई अजर्शन रीजन के भी कुछ क्वेश्चंस आपके स्कूल्स में आ सकते हैं। तो अजर्शन रीजन का फॉर्मेट आपको पता ही है कि या तो भाई दोनों सही होंगे, अजर्शन और रीज़न, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन होगा, या दोनों स्टेटमेंट सही होंगे लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, अजर्शन ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स होगा, अजर्शन फॉल्स होगा, या फिर रीज़न ट्रू होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमेशा डायरेक्शंस पढ़ना, डायरेक्शन में कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ लिखी है वो दिमाग में पहले क्लियर कर लेना, बाद में उसको डिसाइड करना कि क्या करना है। तो पहला असर्शन जैसे आपको यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, आपको स्टेटमेंट ही गलत दे दिया है ना, डिस्टेंस तो स्मॉलर हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा अगर होगा भी तो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ये पता है आप ये गलत नहीं करोगे। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, असर्शन इज फॉल्स। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसकी डेफिनेशन लिख दी, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सही बात है। तो भाई असर्शन तो फॉल्स हो गया लेकिन रीजन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका असर्शन गलत है लेकिन रीजन में सही बात लिखी गई है। चलो भाई अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्सेलरेटिंग, एकदम सही बात है, हमने अभी थोड़ी देर पहले सर्कल बना के देखा था, याद करो, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी का कांस्टेंट ना होना ही तो एक्सेलरेशन होता है। आई बात समझ में, तो ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, एकदम सही बात है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली इन सर्कुलर मोशन, ये स्टेटमेंट सही भी है और असर्शन वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ कांस्टेंट स्पीड हैज जीरो एक्सेलरेशन, एकदम सही बात है भाई, अगर स्ट्रेट रोड पे कार चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बिल्कुल गलत,
एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो असर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो गया, असर्शन वाली बात सही है, लेकिन रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। अगला असर्शन क्या दिया है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहे हैं भाई, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर है, यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड अगर आप बनाओगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंसेज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बात भी सही है और ये बात सही भी है, और अपने क्या कर रही है, रीजन को यहाँ पे जस्टिफाई भी कर रही है। तो ये हमारा भाई यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ओवर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा, ये कंडीशन फिक्स हो गई, और उसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है। तो भाई ऐसे केस में क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे आप जो वेलोसिटी निकालोगे वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। और एक ये इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट चलता है तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड एंड डायरेक्शन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात भी सही है और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा भाई ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलो भाई ये हमने देखे थे अभी असर्शन रीजन। अब हम लोग करने वाले भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे सभी बच्चे, और प्लस हम लोग फिर इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। हाँ भाई, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं भाई, 2 मार्क क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि भाई 2 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से उसमें लिखना है। तो 2 मार्क में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस आ सकता है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस आ सकता है। तो आप इन दोनों चीज़ों की तैयारी करिए। डिफरेंस जब भी आता है ना, डिफरेंशिएट करने को बच्चों हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना है। आपको ऐसे टेबल बना के ही आपको डिफरेंसेस लिखने है ना, स्पीड की चीज़ें स्पीड में आएंगी, वेलोसिटी की चीज़ें वेलोसिटी में आएंगी। टेबल के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है और आपको पूरे मार्क्स भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताने, क्या बताएंगे आप, स्पीड क्या है भाई, इट इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही हमने वर्ड्स में लिख दिया है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। वेलोसिटी द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस चीज़ को ही हमने क्या लिख दिया है, वर्ड्स में। देन कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई बात समझ में। तो ये आपका भाई अगर 3 मार्क क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे, अगर 2 मार्क्स आए तो भी आपको तीनों पॉइंट्स लिख के आने। ये तीनों पॉइंट्स तो एकदम मस्ट है अगर आपको स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव एन एग्जांपल। भाई 2 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आया है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये बताने का 1 नंबर मिल जाएगा, और उसका आपको सही सही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो उसका भी आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल भाई इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। उसमें से आप मन से बना के भी लिख सकते हो कि भाई कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। तो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंजेस इंप्लाइंग अ चेंज इन वेलोसिटी एंड देयरफॉर कॉजेस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट मोशन की बात करें, तो जैसे कोई सैटेलाइट अगर अर्थ को ऑर्बिट कर रही है तो वो किसका एग्जाम्पल है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है ना। तो आप उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन को भी यूज़ कर सकते हैं, मून अराउंड अर्थ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे भी बेटर एग्जाम्पल है किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अर्थ को ऑर्बिट करने वाला मोशन। तो यहाँ पे आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। क्योंकि भाई जो सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स, वो एग्जैक्टली परफेक्ट सर्कुलर मोशन करते हैं। कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आपसे और क्या पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में? आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पूछ सकते हैं। भाई 3 चीज़ें याद रख लो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, स्केलर वेक्टर का भी पूछ सकते हैं, है ना? क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता रहा हूँ मैं। स्केलर वेक्टर का डिफरेंस पूछ सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी का हमने देख लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पूछ सकते हैं, और एक ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में आप पहले तो इसको लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना? सेम यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो जब आप इसका भाई टेबल बनाएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा बना देता हूँ, जब आप बात करेंगे डिस्टेंस की वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले कि भाई डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में आप लिख सकते हैं इट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, या शॉर्टेस्ट लेंथ भी लिख सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा भाई, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था भाई? स्केलर है, यहाँ पे लिख दो ये स्केलर है, यहाँ पे इसको क्या लिख दो? ये वेक्टर है। तीसरा पॉइंट आप किस बात पे लिख सकते हैं? इनकी ऐसा यूनिट पे, दोनों कॉमन है, दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? सेम है। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर, इसकी भी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर। ठीक है ना? सीजीएस यूनिट क्या है? दोनों की सेम है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ हटके बतानी है कि भाई डिफरेंस अलग अलग दिखना चाहिए, तो डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हो भाई? कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ऑल्सो, एंड ज़ीरो ऑल्सो। तो भाई ये 3-4 पॉइंट आपको ना ज़रूर लिखने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो इसको देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना या खुद से कॉपी में नोट कर लो इनको। हाँ भाई, अब आपके पास ये आ गया, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे डेरिवेशन करने के भाई हमारे पास क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बस डिराइव करने को बोला है और आपको ये नहीं बोला है कि ग्राफिकली करना है या एनालिटिकली करना है, तो वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई एनालिटिकल मैथड से करो, तो आप क्या बोलोगे भाई? कि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए टी क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा v माइनस यू। ठीक है ना? और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या चाहिए हमको? v को अकेला कर दो, तो v बराबर क्या बन जाएगा? u प्लस ए टी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली फाइंड करिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे आपको वी टी ग्राफ बनाना पड़ता है। वी टी ग्राफ बना के आपको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी माननी पड़ेगी। ठीक है ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो यहाँ पे वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइम ज़ीरो हो गया, यहाँ पे वो टाइम कितना हो गया? टी हो गया। मतलब जो ये वाली जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ क्या हो जाएगी? ये वाली विड्थ हो जाएगी आपकी v माइनस यू, और ये वाली विड्थ क्या हो जाएगी? ये वाली विड्थ हो जाएगी t। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ।
तो भाई स्लोप का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप चाहें तो यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की जगह कौन आ जाएगा? v माइनस यू। ए सी की जगह कौन आ जाएगा? टी आ जाएगा। बाकी कहानी सेम है। ए इक्वल टू क्या मिल गया हमको? v माइनस यू, है ना। तो ए क्या मिल गया हमको? v माइनस यू अपॉन टी। बाकी जो अभी अभी हमने किया था वही। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि ग्राफिकली डिराइव करने को बोलेंगे, तब आप क्या करोगे? वीटी ग्राफ बना के डिराइव कर देना। और कई बार आपको बोलेंगे ही नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करो, तो आपकी चॉइस है, दोनों में से भी कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। देन अब यहाँ पे बोला है डिराइव व्हाट इज मेंट बाय टर्म एक्सेलरेशन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन की जनरल डेफिनेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये लिखना कंपलसरी है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज ए इक्वल टू वी माइनस यू होल अपॉन टी। ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। लेकिन एक्सेलरेशन हमको क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी क्या बताती है? कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी पोजीशन चेंज हुई। ठीक है ना। तो ये उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द फॉर्मूला इज ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना। डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख देंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है। तो एक चीज आखिरी में मेंशन कर देंगे कि एक्सेलरेशन इंडिकेट्स हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि स्टेट द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो भाई तीन इक्वेशन है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या होती है? अब यहाँ पे अगर आपको ये 2 मार्क क्वेश्चन दिया है या 3 मार्क क्वेश्चन दिया है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको ये पता होना चाहिए, इट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फिर आप लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या लिखेंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर आप लिखेंगे इक्वेशन का नाम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। फिर आप उसकी इक्वेशन का नाम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो भाई तीनों इक्वेशन फटाफट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। लेकिन जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, कि आपको उनका स्टेटमेंट भी पता है, पहले आपने उसका नाम लिखा कि इट इज़ अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बच्चों आपके टीचर के जब कॉपी चेक करेगा आपकी, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको नॉलेज है प्रॉपर, आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी है ना। तो भाई आपकी कॉपी ही आपका इंप्रेशन है। तो आंसर के रिप्रेजेंटेशन पे, आंसर में आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, क्या कंटेंट दे रहे हो चेक करने वाले को, बच्चों ये बहुत मैटर करता है। ठीक है ना। तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखने को आए ना भाई, तो इस तरीके से लिख के आया ना, टीचर तुम्हारी हो सकता है क्लास में तारीफ ही कर दे कि यार इस बच्चे ने सबसे अच्छे से लिखा था। देन हाउ इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो मोशन को रिप्रेजेंट अगर करना है तो हम क्या करेंगे भाई? इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस कहाँ पे जाएगी? वाई एक्सिस पे। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो भाई? आपको यहाँ पे भाई क्या बोला है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है, तो रेस्ट वाला तो बना मत देना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब आपने ये वाला एग्जाम्पल लिखा फॉर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे तुरंत आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देना। ठीक है ना। फिर आपने क्या लिखा अगला स्टेटमेंट? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैन बी अ कर्व्ड लाइन। तो आप क्या कर देना, यहाँ पे फिर से वही लिखना डिस्टेंस, यहाँ पे फिर से लिखना टाइम,
और यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे ऐसा कर्व बना देना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ऐसे बता सकते हो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या क्या दे सकता है, ऐसा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। आई बात समझ में? दो तरीके के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकते हैं, या तो ऐसा मिलेगा बच्चों या तो ऐसा मिलेगा। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। भाई ये भी 2 मार्क में काफ़ी पूछा जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेफिनेशन के साथ साथ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो भाई इसकी फटाफट डेफिनेशन और फॉर्मूला हम देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। आप रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली लिखना पड़ेगा आपको, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो v एवरेज इज s अपॉन t, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वॉट इज मेंट बाय द टर्म रिटार्डेशन। अब भाई रिटार्डेशन की बारे में बात हो रही है, तो रिटार्डेशन का मतलब आप लोगों को पता है। रिटार्डेशन, जब ऑब्जेक्ट चलते चलते स्लो डाउन होने लगे तब हम रिटार्डेशन की बात करते हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो जब डेफिनेशन की बात हो रही है तो आप इसमें 2-3 चीज़ लिख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेलरेशन, है ना। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन, तो वहाँ पे क्या होगा, इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। तो तीनों चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। तो रिटार्डेशन और डिसेलरेशन इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन। इट इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो कोई फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं है भाई, फॉर्मूला तो सेम ही है, v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन अगर a की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब आप क्या बोलोगे, ये क्या है, ये रिटार्डेशन, ठीक है ना। अच्छा, a की वैल्यू नेगेटिव आए और रिटार्डेशन है, इसके लिए भी एक कंडीशन है, आपका जो u है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर u पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन फिर आपका फाइनली क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि u है 50 मीटर पर सेकेंड और v है 10 मीटर, v है 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड और v है 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा हुआ 5 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू अपॉन टी, है ना, 10 माइनस 50 होल अपॉन 5, कितना हो गया भाई, माइनस का 40 अपॉन 5, तो ये कितना आया, माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन है। लेकिन कंडीशन क्या थी, u आपका पॉजिटिव होना कंपलसरी है। u के पॉजिटिव होते हुए a की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब रिटार्डेशन हुआ, ठीक है। क्योंकि इसका उल्टा भी सही है भाई, u नेगेटिव होते हुए अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आए तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब भी हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपके सिलेबस में ये ज़्यादा रिलेवेंट है अभी। हाँ भाई, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डू वी डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालें, भाई एकदम सिंपल बात है ये। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देना है कि एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमाइंड, acceleration can be determined from a VT graph by calculating या finding slope, by calculating slope of VT graph। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखने के बाद, लेकिन देखो अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन होता ना तो ये स्टेटमेंट काफ़ी होता, लेकिन ये 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में अगर आया तो यहाँ पे आपको अब एक वीटी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, जो कि ग्राफिकल जो डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन के लिए बनाते हैं वैसा वाला। तो यहाँ पे आप एक क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाइए, वीटी ग्राफ। यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिख दीजिए, इसको मान लीजिए यू मान लीजिए, और इसको यहाँ पे वी ही मान लीजिए, और यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये वाला इंस्टेंट टी मान लीजिए, और यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी आप ग्राफ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्योंकि स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्राफ बना दिया, ग्राफ के नीचे अब आप लिखिए एक्सेलरेशन इज स्लोप
ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब स्लोप का मीनिंग लिख दीजिए यहाँ पे, स्लोप का मीनिंग क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ BC क्या है यहाँ पे, लेंथ BC यहाँ पे है V माइनस यू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे V माइनस यू। और यहाँ पे AC लेंथ कितनी है, AC लेंथ यहाँ पे T है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे T। तो एक्सेलरेशन इज V माइनस यू अपॉन T, जो कि उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। तो भाई सबसे पहले देखो, यहाँ पे तो डायग्राम बना के दे दिया। ये डायग्राम हो सकता है ना भी दे, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, ये डायग्राम आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, जिसमें जैसे यहाँ पे मैंने माना है कि ऑब्जेक्ट ए से बी चल के गया, तो ए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन हो गई और बी यहाँ पे फाइनल पोजीशन हो गई, और ऑब्जेक्ट ने ए से बी पहुँचने के लिए सर्कुलर पाथ यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है ना, तो अगर बात की जाए कि भाई डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हाफ सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, पाई आर। लेकिन अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे भाई सोच लीजिए, अपने डायग्राम सही सही अगर बना लिया है तो आप उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे होगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ। ठीक है ना, और बच्चों मैं चाहूँगा कि स्कूल में एग्जाम में आप ऐसा एरो दिखाएं भी इनिशियल से फाइनल की तरफ, डायरेक्शन भी दिखेगा उसमें कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, फिर आप नीचे उसके कैपिटल एस लिख दीजिए। आई ना बात समझ में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करके डायग्राम के साथ दिखाना है। चलो भाई, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन भी दी जा सकती है, ग्राफिकल मेथड से काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं बच्चों। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल आपको थोड़े अच्छे लेवल के दिए जा सकते हैं, वो हमें कैसे डील करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन टू स्टेशन 120 किलोमीटर अपार्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन मिल गई है कि 120 किलोमीटर अपार्ट हैं दो स्टेशन, तो ए और बी ऐसा मान लेते हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर दिया हुआ है। अगली चीज़ क्या बोलिए, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर द फर्स्ट 5 seconds and then moves at a constant speed for the next 40 minutes and then decelerates uniformly to come to rest in the final 5 minutes। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, 120 किलोमीटर हमारे पास ट्रैक है ए से बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, t इक्वल टू 0 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है उसकी 0। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं जो टोटल ट्रैक है वो हमारा कितने का है, 120 किलोमीटर का है। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन देखते जाते हैं भाई क्या क्या चाह रहे हैं हमसे ये। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, तो पहले 5 मिनट के लिए ट्रेन ने क्या किया भाई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुई, तो 5 मिनट्स, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये आ गया मेरा 5 मिनट, t इक्वल टू 5 मिनट। और 5 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 300 सेकेंड। ठीक है, तो 0 से 300 सेकेंड तक इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ b। आखिरी में जो भी होगा यहाँ पे a b c d e जो भी होगा वो आ जाएगा। तो a से b हमारी ट्रेन ने क्या किया है भाई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, और b पे आके उसकी कोई स्पीड हो गई होगी, ये ट्रेन मान लेते हैं, ये ट्रेन है। ठीक है, u 0 है। अब b पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी पे उसकी स्पीड मान लेते हैं v1, तो v1 मान लिया। ये पॉइंट पे कहाँ पे पहुंची है, ये पॉइंट इसका पॉइंट बी है। ठीक है, फिर क्या किया है उसने, उसका बिहेवियर देखते जाएं भाई। फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, तो भैया अगले 40 मिनट की बात हो रही है, तो घड़ी में क्या हो जाएगा, है ना, तो अगले 5 + 40 मतलब अब कब तक की बात हो रही है, हमारी घड़ी में क्या दिखेगा, 45 मिनट दिखेगा, क्योंकि ट्रेन तो 40 मिनट चली है, तो 5 के बाद 40 मिनट चलेगी, तो घड़ी में कितना हो जाएगा, 45 मिनट दिखेगा।
ठीक है, मतलब 300 के बाद अब यहाँ पे जो इंस्टेंट आएगा वो इंस्टेंट क्या होगा, 300 में कितने और सेकंड जोड़ दें भाई, कितना चला है, 40 मिनट चला है ना, तो 40 इंटू यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 40 इंटू 60 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 2400। आई ना बात समझ में, 2400, तो 2400 सेकेंड्स ट्रेन फर्दर और चली है, लेकिन इस बार कितने कैसे चली है, कांस्टेंट स्पीड से ही चली है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे v1 स्पीड क्या रही है, कांस्टेंट रही है, यहाँ पे भी स्पीड v1 ही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है ना। तो 300 के बाद यहाँ पे क्या टाइम लिखना पड़ेगा मुझे भाई, 40 मिनट का इंटरवल मतलब 2400 सेकंड चलिए, प्लस 300 सेकंड घड़ी में ऑलरेडी हुआ रखा था, तो कितना हो गया भैया, घड़ी की जो वैल्यू आएगी आपकी स्टॉप वॉच में जो दिखेगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे t इक्वल टू 2700 सेकंड यहाँ पे दिखाई देगा। फिर क्या हुआ यहाँ पे 40 मिनट चलने के बाद, एंड देन डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू कम टू रेस्ट इन द फाइनल 5 मिनट्स, और अगले 5 मिनट में क्या हो रहा है, अगले 5 मिनट में यूनिफॉर्म रेट से डिसेलरेट होते हुए रेस्ट पे भी आ गई, तो यहाँ पे कुछ डिसेलरेशन हुआ है, उसको मैं यहाँ पे ए डैश बोल देता हूँ, तो ए डैश तो अभी हमें पता नहीं है, बस ये बोला है कि यूनिफॉर्मली रिटार्ड होते हुए हमारी ट्रेन किस पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है अगले 5 मिनट में, मतलब घड़ी में यहाँ पे भैया 50 मिनट शो हो रहा है, 50 मिनट शो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 50 इंटू क्या कर लो 60 कर लो, तो यहाँ पे 3000 सेकेंड हमें यहाँ पे टाइम दिख गया। तो ये कुछ सिचुएशन दी है, सिचुएशन हमने पहले प्लॉट कर ली, अब उसके बाद पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड रीच्ड बाय द ट्रेन। चलो भाई, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ट्रेन की स्पीड बढ़ कब रही है, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है ए से बी जाते समय, फिर जब ट्रेन बी है ना, ए यहाँ पे ये बी, इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सी, और यहाँ पे आखिरी में इसको बोल देता हूँ डी, ठीक है। तो ट्रेन जब कहाँ पे गई है, ए से बी गई है, ए से बी गई है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई v1, फिर उतनी स्पीड से चला बी से सी, v1 ही है, फिर v1 से डिक्रीज ही हो रही है, तो जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे आई, मैक्सिमम स्पीड जो अचीव हुई है, मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड इज v1। अब आपको v1 निकालना है, v1 आप कौन से सेगमेंट में निकाल सकते हो इजीली, ए से बी वाले सेगमेंट में आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो ए से बी वाले सेगमेंट में क्या हो जाएगा, है ना, इन इंटरवल ए टू बी, कौन सी इक्वेशन लिखना चाहिए मुझे, मेरे पास यहाँ पे v1 मिसिंग है, लेकिन मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास t है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन इंटरवल a टू b v1 इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v1 तो मुझे निकालना है, u कितना है 0, a कितना है 1, और कितने टाइम तक ऐसा चला, 300 सेकंड तक ऐसा चला, कितने टाइम तक, 300 सेकंड तक, तो यहाँ पे मुझे v1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे भाई, 300 मीटर पर सेकंड आ गई भाई। 5 मिनट तक ट्रेन क्या होती रही, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन उसका होता रहा, हर सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ती गई, तो 300 सेकंड के बाद क्या स्पीड हो जाएगी उसकी, 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछा गया है, फिर हमसे पूछा गया है भाई डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज, एक्सेलरेशन फेज में कितना चला, एक्सेलरेशन फेज मतलब ए टू बी की बात हो रही है, अगेन इन द इंटरवल ए टू बी, अगर आपसे पूछा जाए कितना चला तो आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 इंटू 300 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1, और यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास 300 सेकंड, तो 300 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास यहाँ पे एक फिगर आने वाला है जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 150 इंटू 300, जो कि क्या होने वाला है भाई, 45,000 मीटर, और यू कैन से 45 किलोमीटर्स। तो 5 मिनट में भाई 45 किलोमीटर उसने क्या किया है, टच कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा था कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड बाय द ट्रेन, तो वो v1 है, फिर आपसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज, ठीक है ना। लेकिन बच्चों मेरा यहाँ पे आपसे सवाल है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 मिनट्स, ठीक है ना, 50 मिनट में टोटल आपको डिस्टेंस निकालने को बोला होता, तो आप क्या करते, आप यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस तो निकाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या करते, आप बी से सी का डिस्टेंस निकालते। अब बी से सी एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो बी से सी का जो डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, बी सी की लेंथ ही बोल देता हूँ, तो लेंथ बी सी क्या होती है वहाँ पे, v1 मल्टीप्लाइड बाय कितनी देर चली है ट्रेन यहाँ पे,
हमने क्या निकाला था भाई, 2400 सेकंड ट्रेन चली है, तो v1 इंटू 2400, ठीक है ना। v1 इंटू यहाँ पे उसका जो टाइम इंटरवल है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो v1 इंटू उसका टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल है, v1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 300, तो 300 इंटू 2400, तो भैया इसको कर लेना। आंसर पहले किस में आएगा, मीटर में आएगा, फिर उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई 24 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है आपका 72, तो 72 के आगे 1 2 3 4 0 मीटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर। तो 720 किलोमीटर बी से सी चल गई ट्रेन, और सी से डी का क्या होगा फिर। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ जरा, 5 मिनट में क्या किया था उसने, एक्सेलरेट हुई थी ट्रेन v1 स्पीड पे। अब v1 स्पीड से ही 5 मिनट में रिटार्ड होकर 0 आ गई, तो एक कॉमन सेंस वाली बात, यहाँ पे आपका रिटार्डेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही है, तो लेंथ सीडी अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तब तो करना पड़ेगा भाई, आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप ये दिमाग लगा सकते हो कि जो सीडी होगा, लेंथ सीडी भी कितनी होगी, लेंथ सीडी भी आपकी 45 किलोमीटर ही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करते, आप करते 45 प्लस 720 प्लस 45, आई ना बात समझ, ये हो जाता आपका टोटल डिस्टेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ध्यान रखना है। पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद आप प्रॉपरली इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेबलिंग ध्यान से करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अकार स्टार्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जो इन्फॉर्मेशन दिखती जाए भाई थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो, u इक्वल टू 0 है, एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 8 सेकेंड्स, है ना, 8 सेकेंड के इंटरवल में भैया ये आपको इन्फॉर्मेशन दी। इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस द कार विल कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही कुछ बात हो गई ना, कि पहले आपको क्या बोला, पहले आपको ये बोला कि t इक्वल टू 0 पे हमारी जो कार है वो रेस्ट पे है, लेकिन शुरू होती है कितने एक्सेलरेशन के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, और ऐसा 8 सेकेंड तक होता है। कब तक होता है, 8 सेकेंड तक। तो 8 सेकेंड पे उसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे, उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ v1। हमको क्या निकालना पड़ेगा, v1 हमें निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला है कि अब अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अब अगर वो फर्दर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चले कार, v1 स्पीड अब मेंटेन्ड है, v1 है ना, v1, तो अगले 12 सेकेंड इन द 12 सेकेंड्स सिंस इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। तो अब यहाँ पे इसका यहाँ पे लैंग्वेज का मीनिंग निकालना पड़ेगा। वॉट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब आपको टी की वैल्यू यहाँ पे 12 ही लेनी है, मतलब अगले 4 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कार है 12 सेकेंड तक चल चुकी है, तो ये वाला जो इंटरवल है हमारा डेल्टा टी, ये इंटरवल कितने का है, 4 सेकेंड का इंटरवल है। तो 4 सेकेंड के इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है हमें ये बताने को बोला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप होगी हमारी, हम क्या फाइंड करेंगे, v1 फाइंड करेंगे, फाइंड v1। तो v1 कहाँ पे फाइंड होगा, हमारा जो पहला वाला सेगमेंट है, कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v1 को मैं लिखूंगा u प्लस ए टी, तो u कितना दिया था 0, एक्सेलरेशन कितना दिया था 5, इंटरवल कितने का है, 8 सेकंड का इंटरवल है। तो कार ने कितनी स्पीड अचीव कर ली है, 40 मीटर पर सेकंड कार ने ये स्पीड अचीव कर ली है। हमारे पास v1 आ गया। अब v1 की कांस्टेंट स्पीड से अगले 4 सेकंड कार ने चलाए, 8 से 12 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू है, फाइंड x, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ फाइंड x, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, उसका जो इंटरवल है। तो v1 कितना आया हमारे पास 40, और ये कितनी देर का इंटरवल है बच्चों, ये 4 सेकंड का इंटरवल है। तो 40 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो भैया 160 मीटर कार फर्दर चलेगी 4 सेकंड और, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि भाई 12वें सेकंड तक कार कितना चलेगी, है ना, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड्स। अच्छा ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे पास, ये हमने x तो निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या है, पूरा अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हमको ये वाली लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे s, ठीक है। तो s कैसे निकालेंगे भाई, कैपिटल S यहाँ पे कैसे आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5, और टाइम कितना है यहाँ पे 8 सेकेंड, तो 8 इंटू 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे 2 से 4 टाइम्स आप 8 को काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 20 इंटू 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 मीटर, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 160 प्लस, फिर यहाँ पे भी कितना चला, यहाँ पे भी चला 160, तो टोटल कितना चल लिया है 320 मीटर, ठीक है ना। लेकिन बात को आप एक मेरी ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, और जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तब आपको सिंपल फार्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। वहाँ पे आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो हम लोगों ने भाई इस चैप्टर में जो भी वैरायटी हो सकती है, हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका यूनिट टेस्ट बच्चों बहुत अच्छा जाएगा, आप एक बार अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके जाएं, है ना। और जो हमारा चैनल है उस पर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी यूनिट टेस्ट के रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे हाईलाइट करके वीडियोस मिलेंगे, तो उनको भी देखिए ज़रूर, ठीक है। तो बने रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।